गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। मेरा नाम हुआ शशांक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का अगला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो पीछे का पार्ट आप लोग अगर नहीं देखे हैं इसके पहले का पार्ट, तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक हो जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, टाइडल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सी वेव, और थर्ड टॉपिक हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दैट इज जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OTEC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा, पहला टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं, वो है आपका टाइडल एनर्जी। एक्चुअली ये होता क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए समुद्र का जो लेवल है या आपका सी का लेवल है, वो क्या होता है, उसके लेवल में अप एंड डाउन किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, किसके किसके बीच में होगा, आपका मून और सन के बीच में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मून एंड सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर टाइड कैसे जनरेट होगा, सी का लेवल कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो ये आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो हम लोग के यहाँ जो आपका नदी है उसका देखिएगा कभी बहुत लेवल बढ़ जाता है कभी बहुत लेवल घट जाता है। ठीक है, मतलब उसका जो लहर वहाँ पे हो रहा है उसका कभी एक बिल्डिंग के इतना हाइट इतना उठ जाता है और कभी नीचे की ओर डाउन चला जाता है। तो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और किसके बीच में होता है, मून एंड सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये जो टाइड है, हाई टाइड एंड लो टाइड जो आपका हो रहा है, ये दिन में 2 बार होता है। ठीक है, दिन में 2 बार होता है। ठीक है, जब हाई टाइड एंड लो टाइड होता है तो ये दिन में 2 बार होगा, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइडल एनर्जी में से हम लोग क्या करते हैं, इसका एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दिन में सिर्फ 2 ही बार होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज करना। जैसे देखिए पानी अगर काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे टरबाइन लगा होगा, टरबाइन के पास से जब वो टाइड क्रॉस करेगा टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर से जब टरबाइन रोटेट होगा तो उससे उसके शाफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जिसका आपका वर्किंग होता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर दिन में सिर्फ 2 ही बार कर पाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि इससे मैक्सिमम यूटिलाइज करना। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नदी के कहीं पर नैरो सेक्शन पे, ये जरूरी तो नहीं है ना कि नदी हर जगह सेम ब्रिथ का हो, कहीं पर नैरो सेक्शन होगा, वहां पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन। डैम करता क्या चीज़ है, पानी को रिजर्व करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका ये नदी का नैरो सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर नदी बहुत चौड़ा है, यहाँ पे बहुत नैरो है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, डैम कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन किए, और मान लीजिए का पानी जो है ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा, और हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो डैम का नीचे का जो पोर्शन होगा यहाँ पे हम लोग टरबाइन फिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, टरबाइन फिट करेंगे। यहाँ पे आपका टरबाइन फिट होगा, और टरबाइन के शाफ्ट से आपका जनरेटर यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर फिट होगा। जब हाई टाइड आएगा तो ये पानी यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पर ये डैम का पीछे ये वाला जो पार्ट है ब्लॉक होगा, और ये ऐसे इसका जो हाइट होगा ज़्यादा होगा, यहाँ से पानी आएगा तो टाइड के कारण क्या होगा, काफ़ी इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पानी को इस डैम में पूरा भर देगा। सपोज कीजिए कि फर्स्ट टाइड आपका आया तो ये क्या चीज़ किया, पूरा डैम में पानी को भरा। जब ये पानी डैम में जा रहा है देन उस समय टरबाइन आपका रोटेट कर रहा होगा, तो उस समय भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, जब ये डैम का जो लेवल है, सपोज कीजिए कि डैम जो है पानी यहाँ तक भर गया, टाइड जब आया
तो उस समुद्र का लेवल ये वाला है और इसके काइनेटिक एनर्जी के कारण डैम का जो सरफेस है यहाँ तक भर दिया और यहाँ तक आपका क्या है, सी लेवल है। लेकिन जैसा ही टाइड रुकेगा तो ये पानी क्या चाहेगा, सी लेवल को मेंटेन करना। तो यहाँ से पानी नीचे की ओर फ्लो करेगा तो क्या होगा, फिर से टरबाइन को रोटेट करेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार टाइड जो है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए। जब ये जो पानी का लेवल जो ऊपर हो गया था फिर वाटर लेवल को मेंटेन करने का कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करेगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा बोर्ड है, समुद्र का लहर मान लीजिए यहाँ पर से, समुद्र का लहर यहाँ पर से आया और ये टाइड जो है यहाँ पे डैम जो है इस टाइप का बना हुआ है। डैम में यहाँ तक पानी पूरा भर गया, ठीक है। पानी मान लीजिए कि डैम का ऊपर का जो सरफेस कुछ इस टाइप का है और डैम यहाँ तक भर गया, ठीक है। जब ये टाइड रुकेगा तो क्या पानी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो होल है और यहीं पर अपना टरबाइन फिट है, ठीक है। ये पानी चाहेगा सी लेवल को मेंटेन करना। जब मेंटेन करने के चक्कर में क्या होगा, फिर से इस टरबाइन के पास से क्रॉस करेगा, फिर से टरबाइन ब्लेड को पे काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेगा, फिर ये टरबाइन आपका मूव करेगा, देन आपका फिर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये डैम कंस्ट्रक्शन नहीं किए होते तो नदी तो काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ से टाइड फ्लो करते हुए इधर की ओर निकल जाएगा। यहाँ पर हम ब्लॉक कर दिए ताकि यहाँ पे पानी जमा हो, फिर से उस एनर्जी का यूज़ करें। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर से एक बार से डबल एनर्जी हम लोग को प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कहिए ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये पानी डैम में काफ़ी ऊपर तक जाएगा और फिर आपका जब निकलेगा तो काफ़ी अमाउंट में पानी यहाँ से निकल रहा है, देन आपका वहाँ पर से टरबाइन मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक टाइडल से 2 बार एनर्जी प्रोड्यूस किए, फिर सेकंड बार आएगा फिर वही प्रोसेस करेगा। यहाँ पर हम लोग को डैम कंस्ट्रक्शन करने में एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग एक टाइड से डबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 टाइड हुआ मतलब 4 बार एनर्जी हम लोग वहाँ से प्रोड्यूस किए, तो ये बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है कि इसका देखिएगा एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ की हम लोग को जो यहाँ पर जो पानी का फ्लो हो रहा है, क्या इसी तरह इसमें किसी तरह का केमिकल का हम यूज़ कर रहे हैं क्या, या किसी चीज़ का फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ये आपका हो गया इको फ्रेंडली हो गया। यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इको फ्रेंडली होगा। और यहाँ पर आपका हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका है ये पॉल्यूशन फ्री है। जब इको फ्रेंडली है, दैट इज पॉल्यूशन फ्री है। और ये क्या है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि दिन भर में आपका 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग हाई टाइड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर दिन ये आपका 2 बार हो रहा है, दैट इज ये क्या है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब आता है इसका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अब जो जान लीजिए कि जो भी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा उसमें जो हम लोग कंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं डिसएडवांटेज में इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक है। अगर हम डैम कंस्ट्रक्शन किए और यहाँ पर हम मेजरमेंट के आधार पे नहीं डायरेक्ट सही डैम बना दिए, हमको कुछ पता ही नहीं है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो नदी के पानी में हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हम सिंपल डैम बना दिए और डैम इस काइनेटिक एनर्जी को झेलने लायक नहीं रहा तो डैम मेरा क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसके आधार पे हम लोग को लॉस हो सकता है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। और वहाँ पे हर चीज़ की बारीकी से आपका मेजरमेंट करना होता है कि यहाँ पर कितना पानी का लेवल ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी आके पूरा भर गया डैम से ओवरफ्लो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो डैम आपका बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर कोई काम का नहीं होगा। सारा मेजरमेंट के आधार पे होता है। नॉर्मली मान लीजिए हमको पता है कि 20 फीट पानी का लेवल ऊपर होता है टाइड आने पर, तो हम वहाँ पर 20 फीट का नहीं 30 फीट या 40 फीट का डैम बनाएंगे, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए उससे ऊपर हुआ तो 20 से 30 जाएगा, अगर हम 40 का बनाए हैं तो 40 तक तो पहुँच नहीं पाएगा, तो डैम मेरा सेफ रहेगा। तो ये इसमें बोल सकते हैं डिसएडवांटेज में कि इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है
कि दिन भर में 2 बार टाइड यहाँ पर आता है, ठीक है, हाई टाइड 2 बार आता है, तो हम लोग को काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये बोल सकते हैं, अगर डैम कंस्ट्रक्शन कर लिए तो उस एनर्जी का जो 2 बार हम बना रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और डैम कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है। जो भी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका एक एडवांटेज ये है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसका आपका जो हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, ठीक है, और ये आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण होता है, किसके किसके बीच में, मून, सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये आपका इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है और दिन भर में 2 बार ही हम इस टाइड से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज और प्लस एडवांटेज, ठीक है। थ्योरी भी पार्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक पे आएंगे, एनर्जी ऑफ सी वेव, ठीक है। आज अभी का जो हम लोग का सेकंड टॉपिक हो जाएगा एनर्जी ऑफ सी वेव। सी वेव से कैसे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे नदी के पास देखिएगा तो नदी का जो पोर्शन है या समुद्र का जो पोर्शन है वो आपका वो ठंडा होगा और उसके पास का जो लैंड होगा, ज़मीन होगा, वहाँ पे बालू है तो बालू जल्दी गर्म होगा। तो जानते हैं कि ठंडा गर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, विंड फ्लो करना स्टार्ट करता है, एयर का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो होगा क्या चीज़, ठंडा हवा गर्म हवा को रिप्लेस करेगा। तो समुद्र या नदी के ऊपर का जो हवा है वो जमीन की ओर फ्लो करेगा, लैंड की ओर फ्लो करेगा। तो उससे क्या होगा, समुद्र या नदी का पार्ट में क्या होगा, वेव जनरेट होगा, ठीक है। इसी को बोल देते हैं हम लोग सी वेव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्लोटिंग बॉडी काफ़ी हेवी होगा, उसके अंदर हवा भर देंगे और ये अर्थ सरफेस पर जो समुद्र का जो सरफेस है वहां पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अंदर यहाँ पर एयर भरा होगा और एयर होने से क्या होगा, ये बॉडी डूबेगा नहीं और इसके नीचे एक शाफ्ट लगा होगा इस बॉडी से, ठीक है। जब ये वेव ऐसे फ्लो करेगा तो ये जो आपका जो यहाँ पर जो फ्लोटिंग बॉडी है वो क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर से ये शाफ्ट भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और इसमें करना क्या चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर से एक शाफ्ट ला के ऐसे डायरेक्ट इसमें अटैच कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा इस वेव के कारण, तो इस वाले नीचे वाले शाफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो यहाँ से टूट जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज़ कि यहाँ पर ये जो आपका फोर्स लगाए तो इस वाले शाफ्ट को रोटेशन में कन्वर्ट करे, ना कि इस पे फोर्स लगा के इसको तोड़ दे। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करना होगा कि यहाँ पर जो शाफ्ट आए वो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ सर्कल टाइप का लगाएंगे और इस वाले पार्ट को इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। जब ऐसे केस में क्या होगा, अगर डायरेक्ट हम सीधा सा वार को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उस पर ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको तोड़ देगा। लेकिन इस टाइप से कीजिएगा तो ये क्या होगा, जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर वे में मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा और जिसके कारण ये जो शाफ्ट है आपका रोटेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि फ्लोटिंग बॉडी में जो आपका शाफ्ट कनेक्ट है उसको नीचे वाले शाफ्ट में इस टाइप से कनेक्ट करना है कि वहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका शाफ्ट नीचे का बना रहे। इसके ऊपर आपका ऊपर फ्लोटिंग वाला बॉडी का शाफ्ट लगा होगा, जब ऊपर से इस पर फोर्स लगेगा तो ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है। जैसे आप सिलाई मशीन में देखे होंगे कि जो पैडल हम लोग नीचे मारते हैं तो ऊपर में आपका जो शाफ्ट जो आपका जो रॉड है वो कुछ इसी टाइप का वर्किंग पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन में यहाँ से कन्वर्ट होगा और ये आपका शाफ्ट जो है रोटेशन में हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, जनरेटर में जोड़ देंगे। और जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पर से जो आपका सी वेव से जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ये मैकेनिकल एनर्जी आपका रोटेशन के फॉर्म में दिया और ये रोटेशन आपका शाफ्ट जो है
जनरेटर में आके कनेक्ट होगा तो वहां से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा हवा का फ्लो आप हमेशा देखे होंगे नदी के पास या समुद्र के पास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र में छोटा छोटा लहर तो हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, अब यही जो लहर है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो उसी को हम लोग टाइड बोलते हैं। लेकिन वो टाइड किसके कारण होता था, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता था। और ये जो आपका वेव जनरेट हो रहा है ये आपका हो रहा है एयर के फ्लो के कारण। ठीक है, ठंडा हवा गर्म हवा को रिप्लेस करता है तो वहां पर नदी के ऊपर का जो हवा है नदी के किनारे का सरफेस तरफ जाता है तो नदी में हल्का सा वेव जनरेट करता है। ठीक है, जो आप लोग हर जगह समुद्र के पास देखे होंगे नदी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वेव का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोल देते हैं एनर्जी ऑफ सी वेव। ठीक है, एनर्जी ऑफ सी वेव। तो यहां पर सिंपल सा चीज यही हम बोल सकते हैं कि आपका जो यहां पर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लोइंग ऑफ एयर के कारण, उसके वजह से आपका समुद्र में क्या हो रहा है, वेव जनरेट हो रहा है। और उस वेव से हम लोग यहाँ पर एक फ्लोटिंग बॉडी रख दिए ताकि ये पानी में डूबे नहीं, उसमें एक शाफ्ट कनेक्ट है और नीचे एक शाफ्ट इस टाइप से अरेंज किए हैं कि यहाँ पर हल्का सा कर्व पार्ट होगा और कर्व पार्ट पे ये अटैच होगा तो जब इस पे ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर वे में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये रोटेशन में आएगा और ये रोटेशन आपका चल जाएगा जनरेटर में तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को बोल देते हैं एनर्जी ऑफ सी वेव। अब इसका आता है एडवांटेज का। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है बट मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। तो एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वहाँ पर इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा और मेंटेनेंस कम होगा। ठीक है, इसको आप एडवांटेज बोल सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट को डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। अब आता है यहाँ पर से मेन रूप से आपका डिसएडवांटेज, अगर हवा का फ्लो कम होगा, अगर हवा का फ्लो कम होगा तो यहाँ पर वेव कम जनरेट होगा। ठीक है, जिसके कारण आप यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी कम वेव वाले से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको काफ़ी तेज हवा फ्लो होना चाहिए, तब हल्का सा ज़्यादा वाला वेव क्रिएट होगा तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेकंड टॉपिक एनर्जी ऑफ सी वेव। उसके बाद का जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं OTEC। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या होता है। ठीक है, ये जो है आप ध्यान दिए होंगे सन के आपका समुद्र के ऊपर का जो लेयर है उस पर ज़्यादा लाइट पड़ने के कारण ऊपर का लेयर गर्म हो जाता है और अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर हम सी लेवल के नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे का टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में लगभग 20 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो नीचे का टेम्परेचर 2 किलोमीटर अंदर 10 डिग्री होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या करना होगा कि एक पाइप का सिस्टम लगाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखिए फिर आपका वही चीज़ होगा। ये जो आपका ओशियन थर्मल एनर्जी है ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसमें एक पाइप इस टाइप से कनेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र का अपर लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या किए, एक पाइप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मोटा सा पाइप लगा होगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका टरबाइन फिट रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, आपका टरबाइन फिट होगा। फिर यहाँ से जो पाइप है वो नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा कंडेंसर, यहाँ पे आपका फिट होगा कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंस करना, मतलब क्या करना, उसको ठंडा करना, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो यहाँ पे आपका लगभग हो जाएगा 10 डिग्री और उससे भी कम हो सकता है।
ठीक है। फिर यहां से पाइप जो है आपका होते हुए जब इधर की ओर जाएगा तो यहां पर आपका एक सिस्टम लगा होता है, ठीक है। यहां पर एक सिस्टम लगा होता है जिसको बोल देते हैं एवोपरेटर। यहां पे आपका एवोपरेटर रहेगा, और एवोपरेटर मींस क्या होता है, एवोपरेट करना मतलब गर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म आपका पानी होगा अर्थ सरफेस के समुद्र के सरफेस के पास, तो वहां पे इसको गर्म कर देगा। और इसमें हम लोग एक आपका फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फ्यूल का यूज होगा जिसको बोल देते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का टेंडेंसी भी पता पहले आपको होना चाहिए कि वो किस टाइप से उसका टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो अमोनिया का अगर देखिएगा तो बॉयल कितना पे हो जाता है, जो NH3 है ये बॉयल हो जाता है -33.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमोनिया जो है हम लोग यहाँ पर वर्किंग फ्यूल के रूप में अगर देखिएगा तो अमोनिया का यूज करेंगे, और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा तो -33.34 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करना स्टार्ट करता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो और कम होगा। जब इतना डिग्री पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर रहा है तो ये पिघलना और भी कम डिग्री पे करेगा। तो इसका देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसको अगर हम लोग को फ्रीज करना होगा, फ्रीजेस एट 77.7 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस में 77.7 डिग्री सेल्सियस पे ये जमना स्टार्ट कर देता है, और -33.34 डिग्री पे ये खौलना स्टार्ट कर देता है। तो सोच लीजिए कि यहाँ पर का टेम्परेचर कभी भी आपका 0 में तो जाएगा नहीं, उससे ऊपर ही रहेगा, तभी तो यहाँ पर पानी है, अदरवाइज ये तो बर्फ में जम जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा खौल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो रहा होगा। इसके इस सिस्टम के अंदर हम लोग इस पाइप में अमोनिया सप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस हाई टेम्परेचर पे ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आपका खौलता हुआ होगा, इसमें सैचुरेटेड फॉर्म में होगा। जब ये आपका जानते हैं कि नहीं, कोई भी आपका वेपर उसमें अगर पानी का मात्रा कम हो और उसको काफ़ी हाई डिग्री पे अगर उसको हम लोग बॉयल करते हैं या गर्म करते हैं तो वहाँ से जो स्टीम जनरेट होता है उसको अगर देखिएगा तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की स्थिति में क्या होगा, ये इसमें जो प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा होगा, और वो प्रेशर आपका टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा। तो टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये रोटेशन ही हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर लाकर जनरेटर, यहाँ पर जोड़ देंगे जनरेटर में, ये आपका टरबाइन हो गया, ठीक है। टरबाइन जनरेटर में जुड़ा हुआ है, तो इसके प्रेशर के कारण टरबाइन मूव किया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे आपका जुटा हुआ है कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे जुटा हुआ है आपका कंडेंसर, जो क्या करेगा, यहाँ से जो गर्म आया उसको ठंडा करने का कोशिश करेगा, फिर वहाँ से ठंडा होने के बाद फिर ये इसी पाथ से होते हुए चल जाएगा एवोपरेटर के पास। यहाँ पर एवोपरेटर जो है आपका समुद्र के सरफेस के जस्ट पास है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो हीट को गेन करेगा, फिर से उसका जो स्टीम है काफ़ी हाई प्रेशर पे आएगा, फिर यहाँ से मूव करते हुए यही प्रोसेस को रिपीट करते रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग आपका जो इंस्ट्रूमेंट बना है तो इसका जो पाइप होगा काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्रेशर के कारण ही फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा मेटल का यूज करेंगे कि जो क्या हो, पानी के अंदर रहने पर इसमें करोजन ना हो। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मेटल यूज होगा वो हो जाएगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को मिला के जो बनाएंगे हम लोग उसके थ्रू बनेगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर सिंपल मेटल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को मिलके बनाते हैं, जो क्या हो जाएगा आपका पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और ये करोजन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। तो इससे मेरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है मजबूत रहेगा, और इस टाइप से आपका कंटिन्यूअस NH3 के फ्लो के कारण टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन से अटैच होगा जनरेटर, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो आपका इसका जो आप देखिएगा फिर से एडवांटेज, तो एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ से बोल सकते हैं इको फ्रेंडली,
उसके बाद इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा कम है, बहुत कम नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा कम है। अब आता है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज अगेन वही चीज, और एडवांटेज में एक चीज आप ऐड और कर दीजिए, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहां पर देखना पड़ेगा आपको कि जो आप अमोनिया का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाइए तो वो ऐसा होना चाहिए कि उस प्रेशर को वो झेल सके, ठीक है। और एक तरह से इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है, ये रात के समय में काम नहीं करेगा, ठीक है। रात के समय में काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सन रहेगा नहीं, जिसके कारण पानी गर्म होगा नहीं। अब पानी नहीं गर्म होगा तो वहां से आपका ये वर्किंग में उतना अच्छा से नहीं आ पाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां तक रहा ये तीनों टॉपिक का थ्योरी की बात जहां तक रही, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आप इसको पूरे अच्छे से लिख लीजिए और पूरे सेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप थ्योरी को लिखिएगा तो आपको सारा थ्योरी लगेगा कि हम तो समझ ही चुके हैं। तो ये चीज़ था, थ्योरी का पार्ट है, इसलिए हम पूरा थ्योरी मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर थ्योरी लिखने लगेंगे तो सेशन जो अब ख़त्म करने का सोच रहे थे 15 सेशन 20 सेशन में, तो 40 से 50 सेशन चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।